जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे फॉर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एकमात्र इसी चैनल पर हिंदी बी की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है इस सवाल में कि बताइए कि किसी रेखा पर लंब गिराने के आधार कितना हो जाता है। तो किसी आधार क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। लेखक के बड़े भाई साहब किस बात का समय का दुरुपयोग करता था। तो लेखक के बड़े भाई साहब किस बात को समय का दुरुपयोग करता था। तो समय की पाबंदी पर निबंध लिखने जो 4 पन्नों का कम ना हो। ठीक है। लेखक कौन सा अवसर हाथ से नहीं जाने देता था। तो खेल कूद का अवसर वो हाथ से नहीं जाने देता था। लेखक को भोजन निस्वाद क्यों लग रहा था। क्योंकि लेखक को कक्षा में पास होने के बाद भी बड़े भाई का साहब का तिरस्कार सहना पड़ रहा था। लेखक को किस चीज़ ने भयभीत कर दिया था। तो बड़े भाई साहब द्वारा खींचे गए पढ़ाई के भयंकर चित्र ने। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि लेखक को किस बात की हैरानी थी। तो बहुत अधिक मेहनत ना करने पर भी वो अपने दर्जे में अव्वल था। भाई साहब का परीक्षा का परिणाम कैसा रहा। तो भाई साहब फिर से फेल हो गए थे। भाई साहब क्या हो गए थे, फिर से फेल हो गए थे। लेखक और उनके बड़े भाई साहब कितने दर्जे का अंतर है। तो 1 दर्जे का अंतर है। ठीक है। लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हुआ था। तो कनकीय उड़ाने का। कनकीय का मतलब होता है पतंग उड़ाने का। ठीक है। लेखक बड़े भाई साहब को क्या संदेह नहीं कर देना चाहते थे। तो कि उनके सम्मान और लिहाज लेखक के उनके नज़रों में कम हो गया है। ठीक है। ये मतलब संदेह नहीं होना देना चाहते थे। लेखक भाई साहब की डांट सुनकर क्या करने लगा। तो आंसू बहाने लगा। लेखक को क्या मंजूर था, मूर्ख रहना। बड़े भाई साहब किस कला में निपुण थे। तो उपदेश देने की कला में वो क्या थे, निपुण थे। कौन सी चीज़ें लेखक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो देखिए, मैदान में सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दांव घाट और वॉलीबॉल की तेजी फुर्ती लेखक को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेखक डांट फटकार खाने के बाद भी किसका तिरस्कार नहीं कर पाता। तो खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता। सालाना इम्तहान में कौन फेल हो गया था। तो बड़े भाई साहब क्या हो गए थे, सालाना इम्तहान में फेल हो गए थे। लेखक का परीक्षा का परिणाम कैसा रहा। तो लेखक दर्जे में प्रथम आया। बड़े भाई साहब ने लेखक को किसका उदाहरण दिया, रावण का उदाहरण दिया। रावण किसका स्वामी था। तो भूमंडल का स्वामी था। ठीक है। बड़े भाई साहब लेखक को क्या ना करने के लिए कहते थे। तो अभिमान। शैतान को क्या अभिमान हुआ था। तो शैतान को यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। ठीक है। बड़े भाई साहब लेखक को क्या कहकर उलाहना देते थे। तो मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और केमिस्ट्री होगा, यहाँ पे केमिस्ट्री के लोहे चने पढ़ेंगे तो इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ये इसको ताना दिया करता था। बड़े भाई साहब ने ज्योमेट्री को क्या बताया, खुदा की पनाह बताया। ठीक है। मुमतहिन शब्द का क्या अर्थ है। तो परीक्षक। इस पाठ का एवं लेखक का नाम क्या है। तो पाठ का नाम है बड़े भाई साहब और लेखक का नाम है प्रेमचंद। किसी रेखा पर तंग गिराने के आधार पर कितना हो जाता है। तंग नहीं होगा, यहाँ पे लंब होगा तो वो दुगना हो जाएगा। मान लीजिए कोई रेखा है, इस पर आप लंब गिराओगे तो वो डबल हो जाएगा ना, दुगना हो जाएगा। लेखक के बड़े भाई साहब किस बात को समय का दुरुपयोग करता है। तो समय की पाबंदी पर निबंध लिखने को 4 पन्नों का नहीं है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए यहाँ से देखिए आप लोग, लेखक हॉस्टल से दूर बेतहाशा क्यों दौड़े चला जा रहा था। तो कनकौवा लूटने के लिए। बालकों की पूरी सेना क्या लिए हुए पतंग का स्वागत करने के लिए दौड़ रही थी। तो लग्घे और झाड़दार बांस। पुराने ज़माने में 8वां दर्जा पास करके क्या बन जाते थे। तो नायब तहसीलदार। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अगला सवाल है आपका कि बड़े भाई साहब के अनुसार समझ कैसी आती है। तो दुनिया देखने से आती है। ज़हीन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो प्रतिभा भावन होता है। दैव्य ना कर, आज भी मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। पंक्ति किसके द्वारा किसे कही गई है। तो बड़े भाई के द्वारा लेखक को कही गई है। दादा जो पैसे भेजते हैं लेखक एवं उनका भाई कितने दिन चलाते हैं। तो 20 से 22 दिन चलाते हैं। नेक्स्ट है, दादाजी के कुटुंब में कुल मिलाकर कितने आदमी थे। तो 9 आदमी थे। हेडमास्टर साहब ने एमए की पढ़ाई कहाँ से की थी। तो ऑक्सफोर्ड से किया था। कटी हुई पतंग की डोर पकड़कर कौन दौड़ने लगा। तो बड़े भाई साहब दौड़ने लगे थे। किस दिन को अमर दिन कहा गया है। तो 26 जनवरी को। प्रचार में कितना धन खर्चा किया गया था। तो 2000 रुपया। प्रस्तुत गद्य में कौन सा स्थान की बात की जा रही है। तो कलकत्ता की बात हो रही थी वहाँ पे। श्रद्धानंद पार्क में किसने झंडा गाड़ा था। तो बंगाल के प्रांतीय विद्यार्थी संघ मंत्री अविनाश बाबू ने। कौन से संघ की ओर से जुलूस निकाला गया था। तो गुजराती सेविका संघ की ओर। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था। तो पूर्णो दास पर था।
मैदान में कितने लोग की भीड़ जमा होने लगी थी? तो हजारों लोगों की। मोनूमेंट के नीचे झंडा फहराए जाने का क्या समय तय किया गया था? तो 4:24 पर। सुभाष बाबू के जुलूस को लेकर कितने बजे आए? तो सुभाष बाबू वंदे मातरम बोलते हुए ठीक 4:10 पर जुलूस लेकर आए। किसके सिर से लाठियां चलने के कारण खून बह रहा था? तो क्षितिज चटर्जी के सर से। ठीक है। सुभाष बाबू को पकड़कर कहाँ भेज दिया गया? लाल बाजार लॉकअप में। स्त्रियों के जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा था? विमल प्रतिभा। विरजलाल गोयनायका और लेखक कौन सी जेल में साथ साथ थे? तो ये जो थे दमदम जेल में थे। लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 1051। पाठ का नाम और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम है डायरी एक पन्ना, लेखक का नाम है सीताराम सेकसरिया। ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला है हमारा लिटिल अंडमान और निकोबार में रहने वाले शक्तिशाली युवक का क्या नाम था? तो ततारा। ततारा स्वभाव का कैसा था? ततारा स्वभाव से नेक और मददगार व्यक्ति था। एक शाम ततारा टहलने के लिए कहाँ गया था? तो समुद्र के किनारे चला गया था। ततारा को समुद्र के किनारे किसका संगीत सुनाई दे रहा था? तो लहरों की संगीत। ततारा कहाँ बैठा हुआ था? तो समुद्री बालू पर। समुद्र के किनारे कौन गीत गा रहा था? तो एक युवती। युवती अचानक गीत गाना क्यों भूल गई? एकाएक उसकी ऊंची लहर द्वारा भीग जाने के कारण। ततारा ने गीत गाने का विनय किससे किया, यानी कि विनती किससे किया? तो युवती से। युवती ने अपना नाम क्या बताया था? तो वामीरो। वामीरो की कल्पना में ततारा कैसा युवक था? एक अद्भुत साहसी युवक। वामीरो के समक्ष ततारा किस रूप में आया? सुंदर, बलिष्ठ, शांत, सभ्य और भोले के रूप में आया। क्या बात परंपरा के विरुद्ध थी? किसी दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध रखना, ये मतलब वहाँ पे परंपरा नहीं था। किन दोनों के हृदय का व्यक्ति थे? तो ततारा और वामीरो जो है एक ही हृदय के व्यक्ति थे, मतलब एक जैसे हृदय था उनका। दिन ढलने के से पहले ततारा कहाँ पहुँच गया था? तो समुद्री चट्टान पर। लपाती समुद्री चट्टान पर। लपाती चट्टान पर ततारा किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? तो वामीरो की। ततारा कौन से गांव का रहने वाला था? तो पासा गांव का रहने वाला था। वामीरो कौन से गांव की रहने वाली थी? तो लापाती गांव की रहने वाली थी। किस गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया था? तो पासा गांव में। पशु पर्व में क्या होता था? तो जो पशु पर्व होता था, पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन और पशुओं से युवकों की शक्ति का परीक्षा प्रतियोगिता होती थी। ततारा का मन कार्यक्रम में क्यों नहीं था? क्योंकि उसकी आंखें वामीरो को ढूंढ रही थी। ततारा ने कोच में आकर क्या किया? कोच नहीं, क्रोध होगा। क्रोध में आकर ततारा ने अपनी तलवार निकाल ली। ततारा ततारा किस ओर फिसल रहा था? तो समुद्र की सतह की ओर फिसल रहा था। ततारा कहाँ पड़ा हुआ था? तो कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर वह पड़ा हुआ था। वामीरो का ततारा से बिछड़ने पर क्या हाल हुआ? वह पागल हो उठी थी। ठीक है। निकोबार में किसकी प्रेम कथा घर घर सुनाई जाती है? तो ततारा और वामीरो की। लिटिल अंडमान कार निकोबार से कितनी दूरी पर स्थित? तो 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से क्या सुखद परिवर्तन आया? निकोबारी दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध करने लगे थे, यानी कि पहले नहीं होता था, जब इन लोगों की मृत्यु हो गई तो फिर जो है वहाँ होने लगा। किसकी सफलता ने राज कपूर के गहन आत्मविश्वास भर दिया था? तो संगम फिल्म की सफलता ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राज कपूर ने एक साथ कितनी फिल्मों के निर्माण की घोषणा कर दी थी? तो 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा करी। राज कपूर ने मेरा नाम जोकर फिल्म का निर्माण कब आरंभ किया? तो सन 1665 ईस्वी में आरंभ किया। सन 1966 में, नहीं 1965 है ये। 1966 में राज कपूर द्वारा अभिनीत कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई थी? तो तीसरी कसम। शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म कौन सी है? तो तीसरी कसम। राज कपूर की भावनाओं को कितने शब्द दिए गए? तो वहाँ पे शैलेंद्र ने दिए थे भावनाओं को। शैलेंद्र का चेहरा क्यों मुरझा गया? तो राज कपूर की पारिश्रमिक की बात करने पर। राज कपूर ने कितना पारिश्रमिक मांगा? तो 1 रुपया मांगा। फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर की सह कलाकार कौन थी? तो वहीदा रहमान। ठीक है। फिल्म तीसरी कसम में संगीत किसने दिया था? तो शंकर जयकिशन ने। फिल्म श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत कौन सा है? प्यार हुआ इकरार हुआ, इकरार होगा यहाँ पे। ठीक है। प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। ठीक है। संगीत जयकिशन ने गीत की किस पंक्ति पर आपत्ति जताई थी? तो रातों दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। ठीक है। तो 10 दिशाएं तो होती नहीं है, तो इसीलिए। संगीतकार जयकिशन का क्या मानना था? तो उनका मानना था कि दर्शक 4 दिशाओं को तो समझ सकते हैं पर 10 दिशाएं नहीं। तीसरी कसम फिल्म में श्री राम का किरदार किसने निभाया था? तो राज कपूर ने निभाया था। वहीदा रहमान ने फिल्म में कौन सा किरदार निभाया? तो हीराबाई का। सजनवा बैरी कोई गीत किसने गाया था? गायक मुकेश ने। अभिनय के दृष्टिकोण से राज कपूर के जीवन की सबसे हसीन फिल्म कौन सी थी? तीसरी कसम थी। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका फिल्म तीसरी कसम की पटकथा किसने तैयार किया था? फणीश्वर नाथ रेणु ने। बांचे शब्द का क्या अर्थ है? तो पढ़ना। किस कलाकार को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा जाता है? तो राज कपूर को। पुलिस इंस्पेक्टर का क्या नाम था? तो ओचू मेलाओं। ओचू मेलाओं के पीछे कौन चला आ रहा था? तो ओचू मेलाओं के पीछे एक सिपाही झरबेरिया की टोकरी उठाए चला आ रहा था। ओचू मेलाओं को किसकी आवाज़ सुनाई दी? एक कुत्ते के किकियाने की। ओचू मेलाओं ने काठ गोदाम के पास जिस व्यक्ति को देखा उसका क्या नाम था? तो ख्युकिन नाम था उसका। ठीक है। ख्युकिन कौन था? तो ख्युकिन एक सुनार था। ओचू मेलाओं ने क्या सवाल किया? यह कुत्ता किसका है? ख्युकिन को क्या हुआ था? ख्युकिन की उंगली से खून बह रहा था। ख्युकिन की उंगली से खून क्यों बह रहा था? कुत्ते ने ख्युकिन की उंगली पर काट खाया था। यल्द्रिन किसका नाम था? एक सिपाही का नाम था। भीड़ ने क्या बताया कि वह कुत्ता किसका है? तो जनरल झीगा लों का। ओचू मेलाओं ने ख्युकिन से क्या कहा? ओचू मेलाओं ने ख्युकिन से कहा कि तुम्हारी उंगली में से कोई कील वगैरह गड़ गई है। यल्द्रिन ने क्या कहा था? यल्द्रिन ने इससे जल्दी सिगरेट से इस कुत्ते की नाक यूं ही जला डाली होगी हुजूर, वरना यह कुत्ता बेवकूफ़ है क्या जो इसे काट खाएगा। सिपाही ने जनरल के कुत्ते को कैसा बताया? तो पॉटर बताया। क्यूकिन ने यल्द्रिन से क्या कहा? काने की औलाद कहा। नेक्स्ट है आपका सिपाही ने गंभीरतापूर्वक क्या कहा? तो यह जनरल साहब का कुत्ता नहीं है। जनरल साहब के कुत्ते कैसे थे? जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे और अच्छी नस्ल के थे। पकड़ा गया कुत्ता देखने में कैसा था? तो भद्दा और मरियल सा था। गंभीरता से सोचते हुए सिपाही ने क्या कहा? सिपाही ने कहा कि यह जनरल साहब का ही कुत्ता है। ओचू मेलाओं ने कोट पहनने के लिए किसकी मदद मांगी? तो एल्द्रिन की मदद मांगी। कुत्ते को कहाँ ले जाने को कहा गया? तो जनरल साहब के पास। प्राखोर कौन था? तो जनरल साहब का बावर्ची। कुत्ते की पहचान करने को ओचू मेलाओं ने प्राखोर से क्या करने को कहा? तो कुत्ते की पहचान करने को। प्राखोर ने कुत्ते को कौन सी नस्ल बताई? तो बार जोयस। ठीक है। प्राखोर ने क्या बताया कि कुत्ता किसका है? तो जनरल साहब के भाई का। अहलाद शब्द का क्या अर्थ होता है? खुशी। कुरान में सुलेमान किसे कहा गया है? तो बाइबल के सुलेमान को। सुलेमान कितने वर्ष के पूर्व एक बादशाह थे? तो ईसा के 1025 वर्ष पूर्व। सुलेमान मानव जाति के अलावा किसकी बोली पहचानते थे? तो पशु पक्षियों की बोली को पहचानते थे। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में किस पैगंबर का जिक्र मिलता है? तो नूह और नूह नाम के पैगंबर का। नूह का असली नाम क्या था? तो लश्कर। महाभारत में युधिष्ठिर का अंत तक किसने साथ दिया था? तो कुत्ते ने। धरती के निर्माण में किसकी बराबर हिस्सेदारी है? तो पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर इत्यादि। पहले पूरा संसार कैसा रहा करता था? एक परिवार की भांति रहा करता था। मानव जाति ने अपनी बुद्धि से क्या कर दिया? आपस में बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर दी। समंदर पीछे क्यों सरकता है? बढ़ती आबादी के कारण। समंदर को पीछे धकेलने पर जमीन कौन हविया रहे हैं? तो बिल्डर, बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं वो। एक रात काय में समुद्र ने किसे फेंक दिया? 3 जहाज़ों को। पहला जहाज़ कहाँ गिरा? वर्ली समंदर के किनारे। दूसरा जहाज़ कहाँ गिरा? तो ये गिरा था चांद्रा में, काटर के रोड के सामने। मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे कौन जगाता है? तो मुर्गा। लेखक का मकान कहाँ पर था? तो लेखक का मकान ग्वालियर में था। तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही रहने देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। आशा करते हैं कि इतना काफ़ी होगा आपके जो एग्ज़ाम है आपका SA1 का, तो उसके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। और क्योंकि मैं इससे पहले भी हिंदी बी का वीडियोस काफ़ी बना चुका हूँ, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम में लगातार आपके हिंदी बी की तैयारी करवा पाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।